वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ एग्जाम विद अरिहंत टीचर्स टॉक। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी परीक्षा के बारे में। इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है टारगेट सक्सेस के प्रोफाउंड टीचर्स अनुपम गुप्ता सर, कुलदीप त्यागी सर और अनुराग शुक्ला सर। तो चलिए ये चर्चा शुरू करते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल, सबसे बेसिक सवाल आपसे ये है कि ये परीक्षा है क्या? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी परीक्षा क्या है और इसके कितने चरण हैं? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो परीक्षा है बेसिकली वो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए है। दिल्ली गवर्नमेंट का परीक्षा है जिसमें हम लोग कांस्टेबल मतलब सिपाही के लिए भर्ती होते हैं। परीक्षा के 2 चरण होंगे। पहला चरण जो होगा वो होगा आपका रिटन एग्ज़ाम, जो लिखित परीक्षा है, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट आने हैं। पहला जीएस आना है जो 50 नंबर का है। दूसरा जो सब्जेक्ट आएगा वो आपका अंकगणित आएगा जो 15 नंबर के लिए है। तीसरा सब्जेक्ट आएगा आपका तर्क शक्ति जिसको रीजनिंग बोलते हैं, वो 25 नंबर के लिए है। और चौथा जो सब्जेक्ट है वो है आपका कंप्यूटर जो 10 नंबर के लिए है। तो टोटल मिलाकर के अगर मैं बात करता हूँ तो ये परीक्षा है 100 नंबर की, और जिसके लिए हमें टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है 90 मिनट, बोले तो 1.5 घंटा। सर, मेरा अगला सवाल है कि क्या इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है, और अगर है तो उस नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें? यस मैम, इस दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग जो रखी गई है वो 0.25 रखी गई है। यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस पर 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। नेगेटिव मार्किंग से बचने की अगर हम बात करें तो हमें पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए जो हमें एकदम क्लियर होते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत हमें एक बार, जिसको हम तुक्का कहते हैं, वो थोड़ा सा इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या नहीं, तो हमें उसको बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आपकी राय में परीक्षा से 1 महीने पहले क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? परीक्षा से 1 महीने पहले स्टूडेंट को कुछ भी ज़्यादा नया नहीं तैयार करना चाहिए। जितना उसने पढ़ लिया है उसको रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना रिवाइज करेगा उतने उसके कंसेप्ट ज़्यादा मजबूत होंगे और बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। सर, अंकगणित विषय में आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो अंकगणित के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? अंकगणित की अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिकली जो हमारा इसमें एडवांस मैथ का कोई पार्ट नहीं आने वाला है। पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ बच्चों को बड़ा ही कन्फ्यूजन बना रहता है कि इसमें एडवांस मैथ पूछा जाएगा या नहीं। तो एडवांस मैथ नहीं आएगा। अंकगणित जो विषय है, अंकगणित विषय में मैं बात करता हूँ तो जो मेनली चैप्टर है हमें उस पर फोकस करना है। बात मैं करूँ तो परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, आपका टाइम एंड वर्क है, और बाकी नंबर सिस्टम वाला पार्ट है। तो बच्चा अगर ध्यान से हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा तो डेफिनेटली वो अच्छा स्कोर कर पाएगा अंकगणित में। अभी हम स्पेशली ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत ज़्यादा आने वाला है या बहुत ज़्यादा कम आने वाला है, क्योंकि पेपर का पैटर्न है, हमें सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मतलब हर एक टॉपिक को डिटेल में हमें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करके पढ़ना पड़ेगा, तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सर, एक और चीज़, इस सब्जेक्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कॉमन है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैम, ये क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छा पूछा। अक्सर मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को एक बात समझाता हूँ कि अगर आपने मैथ्स के अंदर स्कोर करना है आज के टाइम में, तो आपको सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन के ऊपर काम करना होगा। क्योंकि आज के टाइम का जो पेपर है उसमें लॉजिकल होने के साथ साथ जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है। आप बच्चों को मैं बताता हूँ कि आपको यकीन नहीं आता तो पहले 3 साल के पेपर उठा के देख लो। बच्चा क्या करता है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हैं लेकिन कैलकुलेशन 0 है। तो डेली बेसिस पे आके बच्चा मुझे रिव्यू करता है कि सर पेपर में क्वेश्चन तो मुझे आ रहे थे बट मैं कर नहीं पाया। क्योंकि देखो 100 क्वेश्चन को करना बड़ी बात नहीं है मैडम, लेकिन 1.5 घंटे में कैसे करना है वही मेन चीज़ है। जिसको ये बात समझ में आ जाएगी उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। अब आपने जो बात की कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो कैलकुलेशन की कुछ बेसिक्स टेक्निक्स मैं बता देता हूँ। जैसे मैं स्टार्टिंग जब पढ़ाता हूँ तो मैं स्टार्टिंग की कुछ क्लास लेता हूँ 4 से 5, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन की कुछ टेक्निक को बताते हैं कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को अच्छा करें। दूसरी चीज़, जो बच्चे बेसिक चीज़ें नहीं करते, जैसे कि मैं बात करूं बच्चों को टेबल याद नहीं है, ठीक है, तो मैं बच्चों को बोलता हूं बच्चे कम से कम 30 तक नहीं तो 25 तक तो एटलीस्ट आपको टेबल याद करना चाहिए। दूसरा 30 तक का स्क्वायर आपको आना चाहिए, और 20 तक का एटलीस्ट क्यूब भी आपको आना चाहिए। अगर आप देखो, मैथ आपका एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है, लास्ट स्टेप पे जाकर के आपने कैलकुलेशन ही करनी है। और कैलकुलेशन देखो कभी भी मैडम एक दिन में अच्छी नहीं होगी। उसके लिए करना क्या है, जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपने क्या करना है, अगर आप मैथ को डेली 1 घंटा या 1.5 घंटा दे रहे हो तो आपने एटलीस्ट 10 मिनट अपनी कैलकुलेशन पे काम करना है। क्योंकि कैलकुलेशन पे अगर आप आज काम नहीं करोगे
तो वो कल बेकार तो हो सकती है, अच्छा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपने डेली बेसिस पे 10 मिनट कैलकुलेशन को दो, और दूसरा क्या है कि जो मैंने बताया टेबल, स्क्वायर, क्यूब, उनको याद करना चाहिए। और बाकी की चीज़ तो जो अच्छे टीचर हैं, अगर आप अच्छे टीचर के गाइडेंस में पढ़ रहे हो तो वो चीज़ आपको सिखा दी जाती है कि क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है कैलकुलेशन को डील करने की पेपर में। और दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि जो क्वेश्चन है लेंथी कैलकुलेशन वाले हैं, उसमें क्या होता है कि हम लोग कभी कभी क्वेश्चन को ना ऑप्शन से भी पिक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो टेक्निक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, और डेली बेसिस पे आपको कैलकुलेशन को समय देना होगा। सर मेरा सवाल आपसे सामान्य जागरूकता के लिए है। सबसे पहले बताइए कि इस विषय के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैम, अगर सामान्य जागरूकता के संदर्भ में हम बात करें तो इस एग्ज़ाम में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं सामान्य जागरूकता से संबंधित। जैसे आपका हिस्ट्री का शॉर्ट टॉपिक है, इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, पॉलिटी है, इसके साथ साथ ज्योग्राफी भी है। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कई बार हो जाता है स्ट्रैटेजी के साथ ही साथ करंट अफेयर के भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और अगर हम पिछले 2-3 साल के एग्ज़ाम के पेपर देखें तो उसमें हम एनालाइज करते हैं कि इन सारे टॉपिक से, इन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस लगातार प्रिडिक्टेबल रहे हैं। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो इस एग्ज़ाम में जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो करंट से थोड़ा सा जोड़ के पूछा जाता है। और अगर जीएस के सेक्शंस की बात करूं तो वहाँ से क्वेश्चंस लगातार इसमें आते रहते हैं। सर जैसा कि आपने कहा कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरा सवाल यही है कि करंट अफेयर्स के लिए कैसे तैयारी करें और कौन से टॉपिक्स ज़्यादा फोकस करने चाहिए। करंट अफेयर को तैयार करने में जहाँ तक मेरा मानना है कि मार्केट में मैगजीन्स अवेलेबल हैं, आप उसके थ्रू तैयारी कर सकते हो। लेकिन करंट अफेयर को तैयार करने के लिए एक बेसिक समझ हमारे पास होनी चाहिए। जैसे हमारे जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी के कुछ सेक्शंस है, अगर उसके बेसिक को आप समझते हो तो आप करंट की चीज़ों को बड़े आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो। और उनको कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि उनको रटना पड़ता है। हम कहते हैं कि हम बार बार रट रहे हैं, डाटा याद नहीं हो रहा है। तो कई बार अगर आप जीएस की चीज़ों पर पकड़ बना के रखें अपनी, तो उन्हें याद करना, मेमोराइज करना बहुत ही आसान हो जाता है। और मैं यही कहूँगा कि करंट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, किसी को भी पैनिक नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम में हमें लगभग जीएस के टॉपिक्स पर फोकस होना चाहिए और उसके थ्रू डेली थोड़ा सा हमें न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहना चाहिए। और अगर हम उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो मंथली बेसिस पे आपकी मैगजीन आती हैं। हम मार्केट में देखते हैं कि वीकली भी मैगजीन्स आती हैं या 15 डेज पे भी मैगजीन्स आती रहती हैं। उन मैगजीन्स में लगभग सारी मैगजीन्स मेरे अकॉर्डिंग सही होती हैं, क्योंकि मैटर लगभग सब में समान होते हैं। हम उन मैगजीन्स के थ्रू उन करंट अफेयर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं बड़े आसानी से। सर रीजनिंग में क्या रणनीति अपनानी चाहिए। देखिए, रीजनिंग जो है, सबसे पहले मैं इसको बोलता हूँ इको फ्रेंडली सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कम मेहनत करके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। अच्छा, कुछ इसमें थोड़ा सा बच्चों को क्या कन्फ्यूज़न रहता है, ये रहता है कि रीजनिंग बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये सच बात है, रीजनिंग आसान है, तो वो रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, उसको लेते हैं हल्के में। उनको लगता है ये बिना पढ़े भी हो जाएगा, और ये सच बात है, बिना पढ़े भी रीजनिंग में आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो क्वेश्चन आपको 10 सेकंड में करना चाहिए, उसके लिए आप 10 मिनट ले लोगे। तो इसलिए आपको एक समझ विकसित करना चाहिए। रीजनिंग में शॉर्ट ट्रिक भी होती है और उसका कंसेप्ट भी होता है, तो दोनों पे काम करना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन बहुत आसानी से निकलता है, तो उसका कंसेप्ट इसलिए भी पता होना चाहिए कि हर क्वेश्चन में ये ज़रूरी नहीं कि वो शॉर्ट ट्रिक लगे ही, तो इसलिए उसका बेसिक कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। दोनों काम होने चाहिए। सर आपकी राय में परीक्षा के लिए पुस्तकों का चुनाव कैसे करें। अब पुस्तक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका चुनाव स्टूडेंट्स कैसे करें। अगर मैं पुस्तकों की बात करता हूँ तो अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है किसी भी कोचिंग सेंटर से, तो वहाँ से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर जो बच्चा टीचर से पढ़ रहा होता है कोचिंग सेंटर पे, तो टीचर उनको बताता है कि कौन सी बुक अच्छी होगी, किस पब्लिकेशन की आप बुक ले लो, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। या आपकी ऐसा बोलें कि आपके एग्ज़ाम की पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी उधर से। तो बात अगर मैं करूँ कि पुस्तक की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे पब्लिकेशन आपको पता है, किसी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। एक अच्छे मेंटर के गाइडेंस में लें लेकिन बुक को भी, और ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर किसी टीचर ने बुक को लिखा है किसी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें काम जो करना है ना, उन चीज़ों पे करना है कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उन पे फोकस करना है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो बुक हैं उन्हीं को हमने लेना है। कभी कभी होता है क्या ना, बच्चा ना कुछ भी फालतू की चीज़ें पढ़ता रहता है। आपको पता है कि सब्जेक्ट एक ही नहीं पढ़ना, खाली मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 4 सब्जेक्ट हैं, बाकी 3 सब्जेक्ट और भी हैं, और मेजर सब्जेक्ट जीएस है उसमें, तो जीएस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो हमें बेसिकली पढ़ना उतना है जितने से अपना काम हो जाए।
ठीक है। तो बुक ऐसी होनी चाहिए जो हमारी एग्ज़ाम की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर दे, ठीक है। तो वो टीचर के गाइडेंस में ले लो, टीचर आपको गाइड कर देंगे कि कौन सी बुक से आप पढ़ो जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। धन्यवाद सर। सर, जैसा कि सर ने बताया कि जीएस एक बहुत मेजर सब्जेक्ट है और बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, जिससे बच्चे घबरा जाते हैं कि उसके नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत वास्ट है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि नोट्स कैसे बना सकते नोट्स के रिगार्डिंग अगर मैं अपनी राय दूं तो यहाँ पर बड़ा बेसिक सी बात है, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट की नोट्स बेहतर तरीके से बनवाता है, और हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए, मैं स्टूडेंट्स को यही सलाह दूंगा कि आप अपने एग्ज़ाम के टाइम पर या उससे पहले अपने उस नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, क्योंकि हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ने की तरफ ज़्यादा भागते हैं, रिवाइज करने की तरफ कम होते हैं। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की तरफ फोकस करें तो नो डाउट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनके वो बड़े आसानी से प्रेडिक्ट हो सकते हैं। तो नोट्स बनाने के लिए अगर हम कोचिंग मटेरियल को देख रहे हैं तो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी बनाई गई उसके गाइडेंस में जो नोट्स तैयार हो रही है वो हमारे लिए सफिशिएंट होती है। उसके अलावा मार्केट में जो आप मैगजीन्स वगैरह थोड़ी बहुत लेते हैं करंट अफेयर, वो उनसे मैच करती हैं। सर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज है। तो ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग आपकी राय में क्या बेहतर है या क्या बच्चों के लिए सही रहेगा? ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग का चुनाव ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। अगर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लेबोरियस है तो वो ऑनलाइन भी पढ़ सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, ऑनलाइन को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। जैसे ऑनलाइन में बच्चे का कोचिंग आने का टाइम बचता है, उसका जब मन करे वो तब आराम से उसको देख सकता है। और नुकसान ये है कि आप मोबाइल पे लगे हो, मोबाइल पढ़ाई के साथ साथ फिर आप कुछ भी फेसबुक, ये यूट्यूब वगैरह भी देखने लगते हो, तो ये थोड़ा सा नुकसान होता है। ऑफ़लाइन के तो फ़ायदे थे और फ़ायदे रहेंगे भी, क्योंकि आप ऑफ़लाइन में क्या होता है, टीचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, है ना, और आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको तुरंत क्लियर करते हैं। मैं स्पेशली मैथ और रीजनिंग की बात करूं तो उसमें डाउट बनते ही बनते हैं। तो एक बार जो फ्रेशर है उसको एक बार ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर पढ़ना चाहिए, अगर हो सकता है तो ज़रूर पढ़ें। सर, आपकी राय में सॉल्व पेपर्स कितने ज़रूरी हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैं हर एक बच्चे को एक ही बात बोलता हूँ कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपने जो फोकस करना है वो क्या करना है, पहले एक बार सारे कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 महीने क्या करना है, आपने जो पहले 3 से 4 साल के पेपर हैं उनको अच्छे से लगाओ और मॉक टेस्ट लगाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये आइडिया चल जाएगा कि हमारा पेपर पैटर्न चल क्या रहा है, हमें किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, हमारा वीक सेक्शन क्या है, ताकि हम उसको सुधार सकें, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आपके सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं हर एक बच्चे को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली 4 साल के पेपर पढ़ने चाहिए, पीछे 4 साल वाले, और 2 महीने डेली बेसिस पे पॉसिबल है तो 2 मॉक टेस्ट डेली लगाओ। तीसरे महीने रिजल्ट डेफिनेटली आपके फेवर में जाने वाला है। सर, आजकल एक और ट्रेंड है कि ग्रुप स्टडी करते हैं बच्चे, तो ये कितना फ़ायदेमंद है या आपकी क्या राय है इसमें? कोविड के बाद अगर हम देखें तो ग्रुप स्टडी की तरफ लोग बहुत ज़्यादा फोकस हुए हैं। नो डाउट ग्रुप स्टडी एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि उसमें जैसे 4-5 लोग बैठे हैं तो उनकी थिंकिंग भी कई बार बाहर आ जाती है कि चलो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं या ऐसे सॉल्व करने का, तो वो चीज़ें अच्छी होती हैं। लेकिन ये चीज़ें तब अच्छी हैं जब आपकी ग्रुपिंग अच्छी होगी। विदाउट ग्रुपिंग अच्छी अगर नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे उसमें जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो अलग अलग मेंटेलिटी के हैं तो नो डाउट वो ग्रुपिंग आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो मेरी तो राय ये है कि आप ग्रुपिंग अगर करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें हमें ये फोकस होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, यानी हम जितना टारगेट रखे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, कितने क्वेश्चन हमको सॉल्व करने कितने नहीं करने, उस पर हमें फोकस रहना चाहिए। तो उस लिहाज से ग्रुप स्टडी ठीक है। सर, आपकी राय में प्रैक्टिस सेट्स बच्चों के लिए कितने ज़रूरी है? और एक और बात मैं इसमें पूछना चाहूँगी कि सेक्शन वाइज प्रैक्टिस सेट्स ये कितना इम्पोर्टेंट है? प्रैक्टिस सेट का एक अपना अलग रोल है और चैप्टर वाइज करेंगे तो बेहतर भी रहेगा। मैं बताता हूँ, जैसे कोई टॉपिक मैंने आपको करवाया तो आप उस टॉपिक को चैप्टर वाइज करिए, तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपको पढ़ाया गया है उससे आप कितना कर पा रहे हैं। और जब सारे टॉपिक कवर हो जाएं फिर उसके बाद आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस करना चाहिए, इससे आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट एक साथ आएंगे।
तो ये काम आपको करना चाहिए। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने मॉक टेस्ट की बात करी, तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि मॉक टेस्ट एक स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, सब सोचते हैं कि मॉक टेस्ट देना चाहिए, पर इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, ये हमें थोड़ा बताइए। अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया कि मॉक टेस्ट से बेसिकली क्या है, हमें क्लैरिटी मिलती है। हमें क्लैरिटी मिलेगी कि कौन से सेक्शन में हम लोग वीक हैं, कौन सा सेक्शन अपना अच्छा है। जैसे मैं बात करूं, चलो कांस्टेबल की हम लोग बात कर लेते हैं, तो 4 सब्जेक्ट उसमें आने हैं। तो मान लो मेरा मैथ वाला पार्ट अच्छा है और जीएस में वीक जा रहा हूँ, जीएस मेजर पार्ट है, तो हमें मॉक टेस्ट ये बताएगा कि आपको जीएस पे काम करना पड़ेगा। अगर आप पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हो तो हमें जीएस पे काम करना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट का बहुत ही बड़ा रोल है, चाहे कोई भी परीक्षा हो। वनडे एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए। मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आप खुद का सेल्फ एनालिसिस कर पाते हो, वो बहुत ज़रूरी है। सर लास्ट एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रही थी और आने वाले एग्ज़ाम की क्या कट ऑफ हो सकती है? एग्ज़ाम के कट ऑफ की बात करें तो एक तरीके से नॉट प्रिडिक्टेबल है मैम। हम नहीं कह सकते कि क्या कट ऑफ जाएगी। डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में पेपर कैसा आया हुआ है और किस तरीके से बच्चे उसमें अपीयर हुए हैं और उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया है उसके भी आप पर। और अगर मैं बात करूं पिछले 3-4 साल के कट ऑफ की, तो इसमें जो कट ऑफ है वो लगभग 80 के आसपास, यानी 75 से 80 के बीच में अगर आप हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। सेफ जोन का सेंस आप कह सकते हैं कि आप क्वालिफाई करने के नेचर में हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और कट ऑफ क्या कट ऑफ होगी उसके लिए तो पेपर ही डिपेंड करेगा, पेपर का जो मोड होगा वो डिपेंड करेगा कि कितनी कट ऑफ आगे जाती है, कितनी नहीं जाती है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल स्टूडेंट्स के मन में जो कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड ये है कि बच्चे पेपर तो दे देते हैं ऑनलाइन, लेकिन उसे एनालाइज नहीं कर पाते ठीक से। अपने जो जितने भी उन्होंने पेपर दिए हैं 10, 11, 12, तो पेपर को एनालाइज कैसे करना चाहिए? पेपर तो अब सारे ऑनलाइन ही हो रहे हैं, जितने भी पेपर अब कंडक्ट हो रहे हैं ये सारे ऑनलाइन ही होने लगे हैं। तो ऑनलाइन पेपर तो आपको देना ही चाहिए। इससे आपको, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, तो आप जब ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, टेस्ट देंगे, तो आपको वहाँ से पता चलेगा कितने परफॉर्मेंस आप अच्छा कर पा रहे हैं। तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अब बात यह है एनालिसिस करने के लिए। अब आप एनालिसिस इस तरह से कर सकते हैं जैसे वो लोग अपना रैंक डिसाइड करते हैं या नंबर देते हैं कि कितना हाईएस्ट स्कोर रहा है, आपका कितना आया है, तो उस तरह से आप अपने आप को जज कर सकते हैं वहाँ पे। सर परीक्षा के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम मैनेजमेंट वाला। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपना सारा समय अनवांटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जो उनको नहीं भी आते, उस पे आकर के ख़राब कर देते हैं और बाद में फिर पछतावा होता है कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा था, मैंने फालतू का टाइम उस पर बर्बाद किया। तो मेरा सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही मैसेज है कि सबसे पहले आप उन क्वेश्चनों को करना है आपको जो आपको कंफर्म है, जो आपको आते हैं, जो सही आप कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप आगे बढ़ जाओ। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो बाद में आप देख सकते हो उन क्वेश्चनों को। तो जो क्वेश्चन जिसमें आपको 100% श्योरिटी है कि ये मुझे आता है, तो आपको पहले उसी को अटैम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन नहीं आता, कुछ बच्चे ना ईगो में आ जाते हैं, पहले इसी को करना है, बाद में फिर पछताते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट डेली बेसिस पे मेरे से ये बात करने आते हैं। तो मेरा हर एक स्टूडेंट के लिए यही सुझाव है कि जो चीज़ आपको आती है पहले उसको अटैम्प्ट करो, बाकी बाद में आप देख सकते हो, जो रिव्यू में डाल लो, बाद में उनको कर सकते हो अगर टाइम बचता है तो, क्योंकि टाइम की बहुत बड़ी कीमत है यहाँ पे। सब परीक्षा से पहले काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो मोटिवेटेड रहने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? मोटिवेशन की बात करूं तो देखिए, लाइफ में मोटिवेशन, जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। बात रही नर्वस की कि एग्ज़ाम में गए और उन्होंने पेपर देखा, उसके बाद उनके माइंड में ये क्या आ गया, ये तो हम पढ़े ही नहीं। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ। तो उनके लिए एक अच्छा सुझाव यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा कर जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके जाएँ। 1000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन, जितनी उनकी क्षमता है, जितने क्वेश्चंस वो लगाएंगे उतना ही उनमें बेहतर उनका जो डेवलपमेंट है एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में वो होता रहेगा। तो मेरे तरफ से यही राय है सभी स्टूडेंट्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा के जाएँ। डेफिनेटली उनसे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उनकी जो नर्वस होने वाली जो पोजीशन वो बिल्कुल नहीं आएगी वहाँ पर। धन्यवाद सर। सर इसी पे क्या आप कुछ ऐड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? सर ने जो बोला है वो सही बोला है। जब आप मॉक टेस्ट बहुत सारे दे लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं मॉक में कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि आपको मॉक टेस्ट थोड़ा सीरियस होकर देना चाहिए। बच्चे क्या सोचते हैं कि ये मॉक टेस्ट है, ऐसे ही दे देते हैं, ये कौन सा रियल एग्ज़ाम है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आप मॉक टेस्ट देते हैं उसको आप रियल में पेपर मान के करेंगे तो आपको फिर वहाँ पे रियल के एग्ज़ाम में आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो मॉक टेस्ट को बहुत सीरियस देना चाहिए। सर इसी विषय में आपकी क्या राय है? मैम मेरा मानना है, देखो बच्चों का डर जायज़ है। एक्चुअली जो बच्चा तैयारी कर रहा है, अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की, तो लास्ट वैकेंसी 2020 में आई, ठीक है। अब 2023 में उसका पेपर होना है, तो एक बच्चा 3 साल से लगा हुआ है तैयारी करने, तो कहीं ना कहीं डर तो बना रहता है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत बड़े स्केल पे है। तो हर एक बच्चा जो बहुत अच्छा पढ़ भी लेता है, तब भी अंदर से ये बना रहता है, ऐसा ना हो कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसका सीधा सा एक सॉल्यूशन ये है कि आप अपने ऊपर विश्वास करो, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। और एक दूसरी बात और ऐड करूँगा, कुछ बच्चे ना पेपर में तुक्काबाजी करते हैं, तुक्केबाजी से बचना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो तुक्केबाजी से बचना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत हैबिट अगर आप मॉक टेस्ट में लगा रहे हो ना, जैसे कुछ बच्चे आते हैं कि सर मैंने इसका तुक्का मार दिया, मेरा तो सही हो गया, अच्छी बात है सही हो गया, लेकिन ये चीज़ वहाँ पे नहीं करनी पेपर में। तो मेरा तो ये सजेशन है कि आप तुक्काबाजी बिल्कुल छोड़ दो, जो चीज़ आपको आती है श्योरिटी के साथ करो और कॉन्फिडेंट होके करो। सर आई एम श्योर आप सबके वैल्यूएबल इंसाइट्स स्टूडेंट्स को बहुत काम आएंगे। अब हम इस डिस्कशन के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये है कि आपके हिसाब से आप क्या वो फाइनल टिप देना चाहेंगे सभी स्टूडेंट्स को, सभी एस्पिरेंट्स को, जो कि आपको लगता है कि इट्स अ टिप ऑफ द एग्ज़ाम आपके नज़रिए से? जैसा मैम आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर फाइनल टिप्स बच्चों को दे दीजिए कि इस एग्ज़ाम के लिए फाइनल टिप क्या है, तो मैं सभी बच्चों से एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है आप लोगों के लिए और बहुत सही समय है। जी जान लगा दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अच्छे से पढ़ना शुरू करो। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अपने मेंटर की सलाह लें, उनसे पूछें, ठीक है। अच्छी बुक का चुनाव करें, ठीक है, वो अपने टीचर के गाइडेंस में ही करें। देखो सारा रोल जो है वो गाइडेंस का है, सारा गेम ही गाइडेंस का है। दूसरी बात, 3 महीने का समय कोई थोड़ा समय नहीं है, लगभग 3 महीने का समय है। कट ऑफ हाई रहता है, सबको पता है। तो स्टे मोटिवेटेड और तैयारी को अच्छे से करें, अच्छी बुक पढ़ें, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो अपनी रेस्पेक्टिव फैकल्टी से कंसल्ट करें। मेरी फाइनल टिप की अगर मैं बात करूं तो यही होगा कि आप अपने नोट्स का जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। इन 3 महीनों में आप जितनी बार अपने नोट्स का रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतर आप एग्ज़ाम में करने वाले हैं। और जैसा सर ने कहा कि मॉक टेस्ट लगाना, क्वेश्चन, वो डेफिनेटली वो आपको करना पड़ेगा। और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप पहले ही नर्वस हो गए कि यार होगा कि नहीं होगा वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें हमारे माइंड में चलती हैं एग्ज़ाम से पहले, तो उसे एक साइड रखना है। 3 महीने बी कॉन्फिडेंट, बी फोकस, और कुछ अच्छे के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए और अच्छे के लिए हम तैयारी करेंगे और अपने नोट्स को बार बार रिवीजन करें। मेरा सुझाव ये है कि बच्चों को एग्ज़ाम को लेके घबराना नहीं चाहिए। सर ने भी बोला अभी 3 महीने का लगभग टाइम है, तो आप अपनी स्टडी पे फोकस करो। जैसे जैसे आप स्टडी का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाओगे, आपका डर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। डर इसीलिए होता है क्योंकि आपकी तैयारी नहीं होती है ज़्यादा, और जब तैयारी की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आपका डर धीरे 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 अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो डरना नहीं है, बस अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। जैसे मैं रीजनिंग के लिए आपको बताऊँ तो उसमें नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नंबर सीरीज़ है, मिसिंग नंबर है, एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन है। इन क्वेश्चनों में होता क्या है, अगर ये क्वेश्चन आपको स्ट्राइक करेंगे तो आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, और अगर इसमें आप उलझ गए तो ये घंटा भी आपका ले लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। पता लगे आपको लग रहा है ये हो तो जाएगा, और हो तो जाएगा, इसी में आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। तो इन पे थोड़ा सा ध्यान बचा के करना है, मतलब ये है इनसे बचना है। करना है, करेगा स्ट्राइक तो आपको 1 सेकंडों में करेगा। बाकी इसके पहले आप जो भी और आपके चैप्टर हैं वो डेफिनेट होते हैं कि ये हो ही जाएंगे, लेकिन इस 4 चैप्टरों की कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि मैं सारे क्वेश्चन कर लूँगा। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, किसी क्वेश्चन में उलझना नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए। धन्यवाद सर, आप सभी का धन्यवाद सर इस इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए। आई एम श्योर आपकी टिप्स, आपकी गाइडेंस सभी एस्पिरेंट्स को काफ़ी हेल्प करेगा। आपके वैल्यूबल टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी परीक्षा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव सेगमेंट के लिए मौजूद है टारगेट सक्सेस की फाउंडर डायरेक्टर मिसेस तुलिका रॉय।
वेलकम मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। तो मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी परीक्षा की चर्चा हो रही है, तो मैम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका चुनाव कैसे करें? मैम देखो, ऑफलाइन कोचिंग हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है। ऑफलाइन कोचिंग में बच्चों को ये रहता है कि जो भी क्वेश्चंस, जो भी डाउट होते हैं वो साथ के साथ वो क्लियर कर सकता है, बट ऑनलाइन में ये परेशानी हमेशा होती है। ऑफलाइन कोचिंग में बच्चों के सामने टीचर्स और साथ के साथ उनके बुक भी रहते हैं, जिस वजह से वो अपने जो भी क्वेरी होते हैं वो उसको क्लियर कर लेता है। नेक्स्ट क्लास में उसके जो रिवीजन क्लासेस होती है, जिसमें वो अपने सारे डाउट्स टीचर्स के साथ क्लियर कर लेता है। तो हमेशा से ऑफलाइन कोचिंग ही बेहतर रहा है बच्चों की स्टडी के लिए। और मैम, आपके एक्सपीरियंस से बताइए कि इस एग्ज़ाम के लिए आप बच्चों को क्या टिप्स और गाइडेंस देना चाहेंगे? किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर बच्चों का तभी होगा जब उसको जो ज्ञान देने वाले शिक्षक हो उनके पास नॉलेज हो। तो नॉलेजेबल टीचर से पढ़िए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। सबसे बड़ा हथियार इस स्टूडेंट के लिए एक स्टडी होता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि जिस कोचिंग को आप सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ बेहतर शिक्षक हो और आपको अच्छा मार्गदर्शन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके टाइम के लिए और आपके टिप्स के लिए धन्यवाद। तो ये थे टारगेट सक्सेस के प्रोफाउंड टीचर्स और फाउंडर डायरेक्टर तुलिका मैम। आई होप इनके इंसाइट्स, इनके टिप्स, इनके गाइडेंस आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। धन्यवाद।